नमस्कार साथियों। अपन इतिहास से संबंधित 3 वीडियो पहले देख चुके हैं और वो वीडियो हमारे पृथ्वी से उत्पत्ति से लेकर के मानव के विकास तक हमने देखे। अब हम आज बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो अपने आप में एक हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो रीट की परीक्षा होने वाली है 25 अप्रैल को, उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं सीधा सिंधु घाटी सभ्यता पर आ रहा हूँ। हालांकि ये हम सारे वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम पाषाण काल को लेकर के भी चर्चा करेंगे। आज हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले तो ये सिंधु क्या है और ये सभ्यता क्या है। देखो, सिंधु एक नदी का नाम है और सभ्यता क्या होती है। सभ्यता जो शब्द है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। सभ्यता क्या है, अगर देखा जाए एक आम साधारण भाषा में भी अगर बात करूं मैं, तो सभ्यता को हम कहेंगे एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का रहन सहन का तरीका, उनके जीवन जीने का तरीका, उनकी संस्कृति, उनके विचार, उनके संस्कार जो एक विशेष क्षेत्र में है, वो सब क्या कहलाते हैं, सभ्यता कहलाती है। तो ये भी हमारे सामने एक सभ्यता है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ रहने वाले लोगों के कुल मिलाकर के विचार, जीवन जीने का तरीका एक समान था, इस कारण इसको सभ्यता कहा गया। अब बात करते हैं सिंधु घाटी। सिंधु घाटी क्यों कहा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में या विश्व की भी अगर हम बात करें तो सभी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी के किनारे डेवलप हुई। कारण क्या था, नदियों के किनारे आसानी से जल उपलब्ध हो जाता और जल उपलब्ध होने के कारण आसानी से खेती भी की जाती थी और मनुष्य का जीवन कुल मिलाकर के जल के बिना व्यर्थ है और जल ही जीवन का आधार है। इस कारण हम देख सकते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई वो सब की सब नदी घाटियों के किनारे ही डेवलप हुई है। तो भारत में भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी तरह हम विश्व में भी अगर कुछ सभ्यताओं की बात करें तो मुख्य तौर पे 4 सभ्यताएं हमारी आती है। एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदी घाटी के किनारे डेवलप हुई थी। इसी तरह हमारे भारत में है सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे डेवलप हुई थी। इसी तरह हम देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे डेवलप हुई। और एक सभ्यता है जो चीन की सभ्यता, जो यांग पीसी क्यांग नदी के किनारे डेवलप हुई। इन सभी सभ्यताओं की अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सबसे अच्छी तरह की डेवलप होने वाली सभ्यता थी। तो अब हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, पता कैसे चलता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसकी खोज मुख्यतः 1921 में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे पहले हमारे पास में इसके कोई मतलब पुरातात्विक अवशेष नहीं है। 1921 से पहले अगर देखा जाए तो रिसर्च के लिए, तो 1921 में इसको क्यों खोदने की जरूरत पड़ी, 1921 में ये हमारे सामने कैसे उभर कर आई, इसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई न कोई घटना तो रही होगी जो हमें इस सभ्यता तक लेके गई। वो क्या घटनाएं हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज आ चुके थे 31 दिसंबर सन 1600 को, आप सब जानते हैं, और हम आधुनिक भारत में इसकी चर्चा भी करने वाले हैं। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो अंग्रेजों के मन में एक हमेशा यही बात थी कि भारतीय जो लोग हैं इनको किसी तरह का जीवन जीने का ध्यान नहीं है, ये बिल्कुल मतलब एकदम आदि मानव की तरह ही भारतीयों को समझते थे और भारतीयों के साथ हमेशा भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया। यानी भारतीयों का जितना अपमान अंग्रेज कर सकते थे उतना अपमान उन्होंने किया। और भारतीय जो समाज है, भारतीय जो एक हिंदुस्तानी नागरिक है, उसको अपने सम्मान के लिए वो सब कुछ कर सकता है। यानी उसका चाहे भले ही शोषण हो, लेकिन जब बात सम्मान पे आती है, इज्जत पे बात आती है, तो फिर वो अपने सम्मान के लिए वो एक ज्वालामुखी की तरह कार्य करता है। यही कारण हुआ। हम देखते हैं कि जैसे कि 1857 की क्रांति की बात करें तो अंग्रेजों ने कहीं न कहीं इस भारत की जो बहुसंख्यक आबादी थी उसके धर्म के साथ खिलवाड़ किया। यानी जो चरडिब्बी वाले कारतूस की जो घटना बताई जाती है, और उसके बाद में एक ज्वाला का रूप लिया और एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों को यहाँ से अपने देश से बाहर जाना ही पड़ा। तो हम बात करते हैं कि अंग्रेजों की सबसे पहले अगर बात करें तो अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत से पुराने ग्रंथ देखे। जैसे अगर बात करें तो हमारे वेद देखे,
आयुर्वेद देखा, दर्शन शास्त्र देखे, सुश्रुत संहिता देखी, महर्षि कणाद का जो परमाणु सिद्धांत देखा, ये सब देख करके उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवाया। और उन लोगों को पता चला कि यार जिन भारतीयों को हम नीच कैटेगरी के समझते हैं, वास्तव में इनके जो पूर्वज रहे वो तो हमारी आज जो आधुनिक विज्ञान है उससे भी काफी एडवांस थे। यानी जो डोल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है लगभग वो 19वीं शताब्दी का है, जबकि हमारे महर्षि कणाद का जो परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया गया था वो लगभग ईसा से 500 शताब्दी पूर्व का था। तो इनको लगा कहीं ना कहीं ऐसे भारत में ग्रंथ अवश्य होंगे जो आज की आधुनिक विज्ञान पे आधारित हो सकते हैं। और इसी क्रम में इन्होंने कुछ खोजबीन शुरू की। उनमें सबसे पहला एक व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है सर विलियम जोन्स। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और इनकी जिज्ञासा थी कि भारत के बारे में अगर कोई महत्वपूर्ण मैं जानकारी जुटा पाऊं तो जुटाऊं। और सर विलियम जोन्स ने एक संस्था बनाई, वो संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी। अब ये एशियाटिक सोसाइटी काम क्या करेगी, इसका जो मुख्य कार्य था कि भारत और भारत के साथ साथ जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है वहां का इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का मुख्यतः इसका कार्य था। किसका बात कर रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी। किसने बनाई, सर विलियम जोन्स ने। अगर देखा जाए तो ये 1784 की घटना है, ठीक है। तो पहली बार भारत में इतिहास से संबंधित कोई संस्था बनती है। अब आगे अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ हम बढ़े तो घटना है 1826 की। एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिनका नाम है चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन तत्कालीन भारतवर्ष जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो क्षेत्र है सम्मिलित था, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में ये यात्रा कर रहे थे। और उन्होंने एक स्थान देखा, एक टीला देखा। वो टीला क्या है, जो नेचुरली जो टीला होता है उसे कुछ भिन्न था। तो चार्ल्स मेसन महोदय ने सोचा कि ये टीला इस रेगिस्तान में एक अलग टाइप का क्यों है, क्या कारण होगा। तो इन्होंने कुछ इसके बारे में लिखा और लोगों को बताया कि देखो भाई, मैंने इतने सारे टीले देखे भारत में, सब में समानता है, लेकिन एक टीला ऐसा है जो विशेष रूप से है, हो सकता है मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी हो। इस तरह का इनका विचार था। और 1826 की अगर बात करें तो ये व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने अपनी बातें एक पुस्तक में लिखते हैं, ये एक मैगजीन में इसको प्रकाशित करवाते हैं। उसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। नैरेटिव ऑफ जर्नी में सबसे पहले चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने इस सभ्यता के बारे में, यानी इस स्थल के बारे में भी जानकारी दी। तो हमने दो लोगों की बात कर ली, विलियम जोन्स और चार्ल्स मेसन की। विलियम जोन्स है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से सीधा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रख रहा है। हमने तो बात की ये क्या है कि भारत के इतिहास से संबंधित पहली अंग्रेजों के द्वारा संस्था बनाई गई। अब चार्ल्स मेसन है, इन्होंने क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी नैरेटिव ऑफ जर्नी। क्यों लिखी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक हड़प्पा टीला देखा और वो अपने आप में एक अलग ढंग का था, इस कारण इन्होंने ये जानकारी दी। अगर अब बात करें कि भारत में जो रेलवे लाइन आपने सुनी है कि रेलवे का विकास कब हुआ, तो 1853 में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पहली रेल चलाई गई अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। और उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब जो भारत में कच्चा सामान जिस जगह भी बहुसंख्यक मात्रा में है उसको ट्रेन के जरिए कलेक्ट किया जाए और फिर जहाजों में लद करके ब्रिटेन भेज दिया जाए, वहां के कारखानों में उसको तैयार किया जाए, विदेशों में बेचा जाए और जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जाए, ये उनका मानना था। हालांकि अंग्रेजों ने भारतीयों का हित में रख के ट्रेन का संचालन यहाँ नहीं किया था। उनका मेन मकसद था भारत के जो भी संसाधन हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में ट्रेन के माध्यम से बंदरगाहों तक ले जाना। और इसी क्रम में क्या होता है कि पूरे भारतवर्ष में रेलवे का काम तीव्र गति से होने लगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कराची क्षेत्र है, कराची एक बंदरगाह था उस जमाने में, वर्तमान में भी कराची बंदरगाह है जो पाकिस्तान के अंदर में आता है। तो कराची बंदरगाह से लाहौर तक
एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। कब की घटना है ये? 1853 से लेकर के अगर मैं 56 तक की बात करूं तो इस टाइम की घटना है। यहाँ पे एक ट्रैक बनाया जा रहा है। अब इस ट्रैक में जैसे हम जानते हैं कि कोई भी काम होता है तो बहुत सी लेबर होती है, इंजीनियर होते हैं, उनको सर्वेक्षण करने वाले लोग होते हैं। तो ये ट्रैक यहाँ पे बन रहा है और इस ट्रैक पर जो मुख्य इंजीनियर हैं ये दो भाई हैं जिनको हम बर्टन बंधु के नाम से जानते हैं। और यही बर्टन बंधु हैं जिनमें एक का नाम है विलियम बर्टन और दूसरे का नाम है जेम्स। तो ये दो बर्टन बंधु हैं, इंजीनियर हैं। लाहौर से कराची के बीच में जो ट्रैक बन रहा है उसकी ये देख रेख कर रहे हैं। ये कराची, जो कि हम मकरान तट बोलते हैं इस एरिया को, मकरान तट, कराची से लेकर के लाहौर तक रेलवे लाइन डाली जा रही है। अब इनका कार्य अच्छी तरीके से चल रहा था, रेगिस्तान का क्षेत्र था। और अब हम जानते हैं कि रेगिस्तान में या फिर ट्रेन की अगर पटरी आपने देखी होगी कि उसको समतल करके फिर उसके नीचे भारी पत्थर, ये कंक्रीट, गिरिट वगैरह देख के बनाई जाती है, आज भी देखते हैं। तो उस जमाने में चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कहीं इस तरह का संसाधन नहीं। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि जो टिल्ला दिखा था चार्ल्स मेसन ने 1826 में, उस टिल्ले में उनको कुछ ईंटें मिली। कुछ जो ईंटें मिली ना, तो उन लोगों ने क्या किया, बैलगाड़ियों में लद करके वो ईंटें लाने लग गया और ट्रैक का कार्य आसानी से होने लगा। अब बर्टन बंधु भी सोच रहे हैं यार ये ईंटें कहां से आ रही है, सारी एक ही माप की। तो बर्टन बंधु ने लोगों से कहा, भाई स्थानीय लोगों से पूछा, ये तुम्हारे ईंटें कहां से आ रही है, ये मतलब एक ही साइज के पत्थर कहां से आ रहे हैं, मतलब ईंटें कहां से आ रही है। तो वहां के स्थानीय लोगों ने उनको कहानी जैसे बताया कि यहाँ हमारे कोई राजा हुआ करता था, उनको कोई सांप, किसी ऋषि ने सांप दे दिया, उस कारण यहाँ पूरा का पूरा जो राज्य था उजड़ गया और अब उनके अवशेष बचे। तो इस सभ्यता के बारे में मेजर बर्टन जो बंधु हैं ये भी बताते हैं कि लगभग ये जो सभ्यता है 1000 साल पुरानी यहाँ पे कोई न कोई रहा होगा। उन्होंने क्या है, उन लोगों के द्वारा जो कहानी सुनी उसी के आधार पर इसका वर्णन बर्टन बंधुओं ने भी किया। अब हम जानते हैं कि जो ये ट्रैक का कार्य तो बर्टन बंधु देख रहे हैं और पूरे भारत में जो ये कार्य जो ट्रेन वाला चल रहा है उसका नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम भी यहाँ आए इस ट्रैक को देखने के लिए। और इनको जब ये बर्टन बंधु ने घटना बताई कि साहब देखो हमने यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त काम किया है और प्रभु ने यानी जो है हमारी इतनी मेहनत कर दी, ये हेल्प कर दी गॉड ने कि हमें यहाँ पे पास में ईंटें मिली। अलेक्जेंडर साहब बोले अरे यार मुझे दिखाओ कहाँ मिली है ईंटें। उन्होंने देखा यार ये कुछ अलग ही मामला है, इतनी ईंटें कहाँ से आ रही है। फिर उनके मन में आया कि कुछ हो सकता है। चलो उन्होंने कहा अगर यहाँ कोई आपको कीमती सामान मिले तो मुझे जरूर बताना। तो उनका चलो ठीक है बताएंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इस क्षेत्र का दौरा करके चले गए और हम जानते हैं कि अभी किसका कार्यकाल चल रहा है 56 तक, लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड डलहौजी अपने आप में क्या था, एक साम्राज्य विस्तारक गवर्नर जनरल था। उसका मुख्य कार्य था भारत में जितना इंग्लिश साम्राज्य बढ़े उतना बढ़ाया जाए। और कनिंघम ने कहा कि देखो साहब हमने वहां कुछ ऐसा देखा है। तो डलहौजी ने इस बात को टाल दिया कि तुम चिंता मत करो यार, तुम कहाँ ये हड्डी मांस की बात कर रहे हो कि वहां खोपड़ी मिली, हड्डी मिली, ईंटें मिली। कोई अगर ढंग की चीज मिले तो देखना, नहीं तो ये अपना काम लो, अपनी ट्रेन की पटरी बिछाओ, इसमें क्या दिक्कत है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ नहीं कर पाए। फिर हम देखते हैं कि 1856 के बाद में 1857 की घटना होती है। उस समय फिर गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाता है और उसके बाद में जो एक नया पद सर्जित होता है उसको बोलते हैं वाइसराय। और फिर भारत के जो वाइसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के आगे भी इन अलेक्जेंडर ने कहा कि देखो साहब हम क्या कर रहे हैं, वहां ये अवशेष वगैरह मिले, कहानी बताई। कैनिंग ने कहा चलो ठीक है, कोई ढंग की चीज मिले तो अपने यहाँ ले आना, हम इसके लिए एक संग्रहालय बना देते हैं, यहाँ पे रख लेना, और इंपॉर्टेंट हो तो उसको लंदन भेज देना महारानी के लिए पैक करके। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। और इसी क्रम में इन कैनिंग के द्वारा ही एक बंगाल में एक संग्रहालय की स्थापना की गई और उस संग्रहालय का नाम था भारतीय पुरातात्विक विभाग। भारतीय पुरातात्विक विभाग बनाया। किसने बनाया?
लॉर्ड कैनिंग ने किसके आग्रह पर, लॉर्ड कनिंघम के आग्रह पे कब बनाया, 1861 में। मुख्य कार्य क्या था, जो भी सिंधु घाटी यानी जो इस हड़प्पा जो क्षेत्र है वहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट वस्तु मिले, अवशेष मिले, तो आप यहाँ रख सकते हैं। कहां बनाया, कोलकाता में बनाया गया, ठीक है ना, कोलकाता में। और कोई इंपॉर्टेंट वस्तु मिले तो उन्होंने कह रखा था कि वहां भेज देना। बस इसी के क्रम में अब अलेक्जेंडर कनिंघम वहां से उनको कुछ अवशेष मिले और अवशेषों पे रिसर्च भी करने लग गए अलेक्जेंडर कनिंघम। और रिसर्च करने पे उनको पता चला कि कहीं न कहीं कुछ ये जो वस्तु मिल रही है, हो सकता है कि भारत पे जब यूनान का आक्रमण हुआ होगा तो यूनानी आक्रमण के समय ये कुछ ऐसे अवशेष हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने इन अनुसंधान तो किया, लेकिन इनका जो रिसर्च था वो एक गलत दिशा में चला गया। उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि ये यूनान के कुछ आक्रमण के टाइम का हो सकता है, और दूसरी बात इन्होंने कही कि हो सकता है कि जो वर्तमान जो पीढ़ी भारत में निवास कर रही है, उनके पूर्वज कोई 100-200 साल पहले यहाँ पे रहे होंगे, उनके कुछ सामान जैसे गुम हो जाते हैं, वो पुराने सामान गुम हो सकते हैं। इसके लिए इन्होंने ये सोच के छोड़ दिया, आगे कोई काम बढ़ नहीं पाया। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है वो हम देख लेते हैं। एक तो भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब होती है, 1861 में कोलकाता में। पहले अध्यक्ष कौन बने, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम पहली बार भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष बने, इसलिए इन्हें भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का जनक कौन है, कनिंघम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन है जनक, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है भारत में पुरातत्व के जनक। तो फिर ये बात यहां तक हमने की, 1861 तक की घटना हो गई, संग्रहालय बन चुका है। अभी तक हमें कोई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है। फिर एक घटना आती है जब हम देखते हैं कि 1899 से लेकर के 1905 तक भारत में एक वाइसराय बनकर आता है, जो भारत का सबसे बदनाम वाइसराय माना जाता है, और नाम है लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन भी किया, आपको अगर ध्यान है तो। लॉर्ड कर्जन यहाँ आता है और लॉर्ड कर्जन ने यहाँ आकर के एक महत्वपूर्ण कार्य किया। कार्य ये था कि इसको पता चला, ये जैसे उस समय वाइसराय का जो मुख्यालय वो कोलकाता में है, इन्होंने देखा कि क्या बना रखा है, सर्वेक्षण विभाग है, और ये खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था, यानी ये पुरातत्वविद था, तो इसको रुचि थी इन कामों में। तो फिर इसने क्या किया, इस भारतीय पुरातात्विक जो विभाग था इसका पुनर्गठन किया और इसका नाम चेंज कर दिया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, यानी अब सर्वेक्षण विभाग बन चुका है। और लॉर्ड कैनिंग ने कहा यार आप यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे रिसर्च करो, पता चले, ये खुद आर्कियोलॉजिस्ट था तो इस क्षेत्र में इसकी रुचि भी थी। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में यहाँ पे कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल को इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का हेड बना दिया। जॉन मार्शल 1902 से लेकर के 1928 तक ये इस पद पे बने रहे, अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही है। फिर जॉन मार्शल ने कहा, भारत की दो व्यक्ति थे भारत के निवासी, एक का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, और दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है R.D. बनर्जी। इन दो लोगों की टीम बनाई और बोले कि हम अब उन पे चलते हैं, वहां देखते हैं क्या। तो ये दोनों गए, 1920 में टीम बन चुकी है, राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा क्षेत्र में गए, वहां इन्होंने खुदाई का कार्य शुरू किया और अचानक ही इनको एक बहुत ही बड़े नगर के बारे में पता चला। तो अंग्रेज दंग रह गए कि यार इतने एडवांस भारतीय थे जिनको तो हम आज कुछ भी नहीं समझ रहे। फिर भी इनको नहीं लग रहा था कि ये भारतीय लोगों ने क्या है ये सभ्यता डेवलप की। जॉन मार्शल है, राय बहादुर दयाराम साहनी के, ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कौन कर रहे हैं, दयाराम साहनी कर रहे हैं। और R.D. बनर्जी हैं, इनको भी एक स्तूप था जो अभी वर्तमान में हम जो मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं ना, वहां पे एक कुषाणकालीन स्तूप था कि आप उस स्तूप को खोद के देखो वहां क्या निकलता है। और 1922 में
यही जो आर.डी. बनर्जी हैं, इन्होंने कुषाणकालीन स्तूप को खोदते वक्त एक बहुत बड़ा नगर प्राप्त किया, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो हमने देखा कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला, ये हमने विकास क्रम देखा और यहां से कई एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। आज इतना ही, इसके आगे देखेंगे कल। नमस्कार।